हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो अभी तक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम और कैंटिलीवर बीम के सारे केसेस कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम के बारे में देखेंगे। तो प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम क्या होता है? कैंटिलीवर बीम जो होता है वो एक साइड से फिक्स्ड और दूसरे साइड से फ्री इंड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फ्री इंड होता है वहाँ पर डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए, मतलब बेसिकली जो प्रॉप्ट कैंटिलीवर मतलब कैंटिलीवर को जो प्रॉप्ट किया जाता है वो फ्री इंड पे किया जाता है। फ्री इंड पे एक एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है उसको। तो एक साइड फिक्स था, एक साइड फ्री था। तो अब एक साइड जो फ्री है और वो फ्री नहीं रह जाएगा, उसके पास एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस सपोर्ट की वजह से होगा क्या? उस सपोर्ट की वजह से जैसे पहले कैंटिलीवर बीम था, तो कैंटिलीवर बीम में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आता था सपोर्ट के पास, फिक्स सपोर्ट के पास, वो बहुत ज़्यादा निकल के आता था। तो हम लोग जो बीम को डिजाइन करते हैं, जब किसी भी आरसीसी बीम को या स्टील बीम को जब डिजाइन करते हैं, तो उसके बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से करते हैं कि कितना बेंडिंग मोमेंट, मतलब कितना मोमेंट अप्लाइड हो रहा है, तो उसके हिसाब से कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो पाए, उस हिसाब से हम लोग मटेरियल को डिजाइन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट को ही कम कर देते हैं, ताकि हम लोग को कम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करना पड़े किसी भी बीम को। तो बेंडिंग मोमेंट को कम करने के लिए कैंटिलीवर को प्रॉप्ट कर देते हैं, पहली बात। और जो हमारा डिफ्लेक्शन होता है, देखिए डिफ्लेक्शन कहाँ निकल के आता है? कैंटिलीवर बीम में जो हमारा फ्री एंड के पास डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा निकल के आता है, बहुत ज़्यादा झुकाव फील होता है। अगर कैंटिलीवर बीम आप देखिएगा, अगर बहुत लंबा कैंटिलीवर बीम देखिएगा तो आपको ज़्यादा लंबा कैंटिलीवर बीम देखने को नहीं मिलेगा। अगर लंबा देखने को मिलेगा भी तो उसको झुकाव देखने को मिलेगा ऐसे, क्योंकि फ्री एंड पे बहुत ज़्यादा झुकाव, कोई रेजिस्टेंट नहीं उसके पास, तो वो झुकाव होता है वहाँ पे। तो उस झुकाव को कम करने के लिए हम लोग उस कैंटिलीवर को प्रॉप्ट कर देते हैं उस साइड से सपोर्ट देके छोटा सा। तो वो साइड पर सपोर्ट देते हैं, ये रोलर सपोर्ट दे सकते हैं, हिंज सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए वैसे कैंटिलीवर, वो वैसे प्रॉप्ट कैंटिलीवर के लिए हम लोग कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, जो कि एक साइड से फिक्स्ड है और दूसरे साइड से फ्री एंड है। लेकिन हम लोग उसको प्रॉप्ट करते हैं दूसरे फ्री एंड से, ताकि जो उस पर झुकाव हो, जैसे ये झुकाव देखने को मिले, वो कम देखने को मिले। दूसरा जो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो इस फिक्स सपोर्ट के पास, वो बेंडिंग मोमेंट कम आए, ताकि कम बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको पूरे बीम को डिजाइन करना पड़े। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रॉपिंग कर दिया, जैसे कि यहाँ पे मैंने रोलर सपोर्ट लगा दिया। रोलर सपोर्ट लगाने से क्या हुआ कि इसके पास एक वर्टिकल रिएक्शन देखने को मिल गया। तो ये वर्टिकल रिएक्शन इस फ्री एंड को नीचे नहीं आने देगा। और यहाँ पे हम लोग कंपेटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके, अब देखेंगे कभी कंपेटिबिलिटी कंडीशन को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि अब हम लोग देखिए, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम के कोलैप्स लोड निकालने जा रहे हैं, जिसमें जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे, मतलब सेंट्रल पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इस पर। तो ये पॉइंट लोड सेंटर पे है, और इस पॉइंट लोड सेंटर पे है, ये दिखाने के लिए मैंने इस L/L को L/2 और L/2 में डिवाइड कर दिया, होल लेंथ L को। ठीक है, तो ये L/2 दिखाने से ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, ये जो पॉइंट लोड है वो सेंटर पे लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो किसी भी बीम के कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को फाइंड आउट करते हैं। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालेंगे? इसमें रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, कोई भी इसमें हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, सिर्फ वर्टिकल लोड से ये जो बीम है हमारा, इस पर सिर्फ वर्टिकल लोड आ रहा है। इसका मतलब ये जो HA होगा, ये HA इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें हम लोग समेशन x इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके इस HA इक्वल टू 0 को निकाल लिए। इसका मतलब एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारा खत्म हो गया इस HA को निकालने के लिए। एक इक्विलिब्रियम से अब हमारे पास कितने रिएक्शंस बचे? यहाँ पे एक VA बच रहा होगा, अगर इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, तो यहाँ पे VA बच रहा होगा और एक मोमेंट आ रहा होगा, क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब मोमेंट स्ट्रेंथ भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा होगा वो A मान लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा होगा वो A मान लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अभी यहाँ पे VB भी बच रहा है। तो 1 2 3 रिएक्शन बचे अभी, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि ये HA इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, और साथ में समेशन x इक्वल टू 0 को यूज किए इस HA इक्वल टू 0 को निकालने के लिए। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन बचे हैं वो भी हमारे पास अब 3 की जगह क्या बचे? 2 बचे हैं, क्योंकि एक को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर लिया। तो 3, क्योंकि 1 2 3 रिएक्शन है और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 2 बचे हैं। इसका मतलब जो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आई वो 1 आ गई। तो 1 आने का मतलब ये स्ट्रक्चर अब डिटर्मिनेट नहीं है, ये स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट करने का मतलब कि अब इस स्ट्रक्चर में हमको सारे रिएक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सिर्फ नहीं निकाल सकते हैं, हमको एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी कंडीशन का भी यूज करना पड़ेगा, तब जाके इन रिएक्शंस को निकालना पड़ेगा। तो इन रिएक्शंस को अब क्या करते हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि प्रॉप्ट कैंटिलीवर के लिए, जैसे कि आप लोग फिक्स सपोर्ट के लिए निकाले होंगे रिएक्शंस को, उसी तरह प्रॉप्ट कैंटिलीवर के लिए रिएक्शंस को कैसे निकालें। तो जब इक्विलिब्रियम और कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप निकाले होंगे इस प्रॉप्ट कैंटिलीवर के केस में, जब हमारा पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है, तो उस केस में जो हमारा रिएक्शन निकल के आता है, वो रिएक्शन निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है 5W/16, और यहाँ पे जो निकल के आता है वहाँ पे निकल के आता है 3W/16। दोनों को जोड़ने के बाद ये लोड W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही W यहाँ पे जो लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों रिएक्शंस पे, ठीक है, दोनों सपोर्ट पे। तो हमको ये रिएक्शंस निकल गए। अब
रिएक्शन निकालने के बाद हमको ये रिएक्शन निकालना है। अब ये रिएक्शन, ये मोमेंट को कैसे निकालेंगे, ये बेंडिंग मोमेंट को कैसे निकालेंगे? तो क्या होता है कि इन दोनों मतलब यहाँ पे हमको बेंडिंग मोमेंट को निकालना है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को निकालने के लिए यहाँ पे मोमेंट निकालना पड़ेगा कि सारे एक्सटर्नल फोर्सेस मिलकर यहाँ पे कितना मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। जितना मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे उतने के बराबर ये अपोजिट बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर देगा। तो हमको यहाँ पे ओवरऑल मोमेंट निकालना है। अब ओवरऑल मोमेंट निकाल देंगे, इसके बाद ये अपोजिट एंड इक्वल बेंडिंग मोमेंट जनरेट कर देगा यहाँ पे। तो बेंडिंग मोमेंट भी निकल जाएगा कि कितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा। तो हम इन दोनों, ये एक्सटर्नल लोड है हमारा, ये एक्सटर्नल रिएक्शन है, तो इन दोनों लोड, इन दोनों फोर्सेस की वजह से हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल ये दोनों मिलकर कितना मोमेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, और उसी मोमेंट के बराबर एंड अपोजिट ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो 5W/L है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा होगा कितने का? तो 5W/16 इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है। तो ये इसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, एंटी क्लॉक को मैंने पॉजिटिव मान लिया। एंटी क्लॉक को मैंने जब पॉजिटिव मान लिया तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट है वो ये 5W/16 कितना मोमेंट जनरेट कर पा रहा है इस सपोर्ट के पास, इस A के पास। तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकल के आ जाएगा। उसी तरह ये W भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि एंटी क्लॉक मैंने पॉजिटिव माना था, इस क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव मान लिया, और ये W इंटू L/2 के बराबर मोमेंट जनरेट कर रहा होगा इस पॉइंट A पे। तो ओवरऑल जब इसका समेशन कीजिएगा तो समेशन करने के बाद निकल के आएगा 16, यहाँ पे 5WL और यहाँ पे 8WL। तो ओवरऑल -3WL/16। तो ये -3WL क्या है? माइनस साइन इंडिकेट करता है। माइनस मैंने किसको माना था? क्लॉकवाइज को माना था। तो माइनस मैंने क्लॉकवाइज को माना था, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओवरऑल मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। मतलब ये दोनों मिलके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब इतना ही सेम बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसका मतलब जो हमारा मोमेंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने पहले ही से इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है, वो अलग बात था। ये हमारा अलग था कि एंटी क्लॉकवाइज मैंने दिखाया था और एंटी क्लॉकवाइज आ गया यहाँ पे। तो क्योंकि यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, इसलिए जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा बीम के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होगा, जिसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया रखा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बेंडिंग मोमेंट नहीं, ये बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू हमारा निकल के आ जाएगा 3WL/16। मैंने यहाँ पे साइन नहीं दिखाया नेगेटिव, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रखा है। क्लॉकवाइज दिखाता तो यहाँ पे माइनस करके दिखाता, यहाँ पे मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी दिखा रखा है, इसलिए माइनस साइन को यहाँ पे नहीं दिखाया है मैंने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसके BMD को ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट को जब ड्रॉ करेंगे, देखिए सेम तरीके से मैंने जैसे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाला है, उस तरीके से आप यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं एक साइड से चल के। तो कैसे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट वो आपको पता होगा। तो वहाँ से जब हम लोग सोम से आप पढ़े होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में से, तो यहाँ से जब इसको बेंडिंग मोमेंट को देखेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। ये सपोर्ट के पास ऑलरेडी 3WL/16 का कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो ये मोमेंट क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये हॉगिंग मोमेंट है। तो यहाँ पे सपोर्ट के पास हमको हॉगिंग मतलब नेगेटिव मोमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट ड्रॉ कर देता हूँ, कितने का? 3WL/16 का। और यहाँ पे क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, मतलब बाहरी हिंज सपोर्ट है, बाहरी हिंज सपोर्ट, बाहरी लोअर सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट निकल गया 0 निकल के आएगा। तो ओवरऑल हमारा यहाँ से यहाँ ये जो हमारा मोमेंट है यहाँ से यहाँ डिक्रीज करता है, उसके बाद एक पॉइंट लोड के पास आने के बाद एक पिक पे आता है, उस पर फाइनली जो बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा 0 हो जाता है इस सपोर्ट पे आने के बाद। कहने का मतलब इतने पार्ट में जो हमारा बीम है वो सैग कर रहा है और इतने पार्ट में जो हमारा बीम है वो हॉक कर रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है। अब ये बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट को निकाल लीजिएगा, जैसे रिएक्शन से ये 5WL को यहाँ से यहाँ तक निकालिएगा तो ये कुछ आएगा। तो यहाँ पे जो मोमेंट निकल के आया, ध्यान दीजिएगा 3WL/16 निकल गया। उसी तरह यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आया वो 3WL/16 निकल गया। उसी तरह यहाँ पे जब बेंडिंग मोमेंट को निकालेंगे तो आपको देखिए एक बता भी देता है कैसे निकालेंगे। जैसे ये रिएक्शन है, यहाँ से रिएक्शन ये कितना मोमेंट जनरेट, यहाँ पे आप किसी एक साइड से देखें, मतलब इधर से देखें या फिर इधर से देखें। हमको इधर से देखना आसान लग रहा है क्योंकि इधर से देखेंगे तो मोमेंट भी है और रिएक्शन भी है, दो फोर्स आ रहे हैं। इसका मतलब दो फोर्स के कारण मोमेंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से इधर से देखेंगे तो सिर्फ एक फोर्स है, इस फोर्स के कारण क्रिएट किया गया मोमेंट को देखेंगे यहाँ पे। तो ये फोर्स कितना मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा? ये फोर्स जो मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा वो किस डायरेक्शन में? 5W/16 इंटू ये L/2 डिस्टेंस कितना निकल के आया? तो ये निकल के आ जाएगा 5/2 से। देखिए क्योंकि ये इस 16 के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम मोमेंट को जो दिखाएंगे वो 16 के फॉर्म में दिखाएंगे, ताकि 16 के फॉर्म में दिखाएंगे ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। तो ये 5/2 मतलब कि जब 5/2 को कीजिएगा तो 2.5WL बन जाएगा अपॉन में 16। तो ये कहाँ का बेंडिंग मोमेंट है? ये मोमेंट है कहाँ का? यहाँ का, पॉइंट C का।
ये पॉइंट सी का मोमेंट है, तो ये पॉइंट सी का मोमेंट आप लोग साथ देख रहे हैं कि ये फोर्स क्योंकि इधर है ऊपर साइड में, तो ये फोर्स जो इस पॉइंट पर मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा, इसलिए बेंडिंग मोमेंट को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज होने का मतलब बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब जो हमारा बीम होगा वो जाहिर सी बात है सैग कर रहा होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। तो कितना वो मोमेंट कितना होगा ये भी तो पता होना चाहिए। ये मोमेंट होगा इतना, कितना 2.5। मैंने ये मोमेंट को कहाँ निकाला था, यहीं पे तो निकाला था। तो इतना ही मोमेंट के बराबर इक्वल एंड अपोजिट बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो जाएगा इस पॉइंट सी के पास। तो कितना होगा 2.5 WL/16। अब ध्यान दीजिएगा मैंने इसको 2.5 के फॉर्म में ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि ये भी 16 में था, ये भी 16 में था, तो ये कंपेयर कर सकें, क्योंकि फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम कर दिए मैंने 16/16। अब हम इस पॉइंट को इस बेंडिंग मोमेंट से ये देख सकते हैं कि कहाँ हिंजेस बनेंगे। चलिए सीधे बेंडिंग मोमेंट घुस गए। शायद अब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे कि इसका जो DS निकल के आया था, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटीमेसी, वो 1 निकल के आया था। 1 निकल के आया था, इसका मतलब नंबर ऑफ हिंज कितने निकल के आएंगे 1 + 1 यानी कि 2 हिंज। अब देखिए ये नंबर ऑफ हिंज और लोकेशन हिंज का आप लेक्चर नहीं देखें तो जाके पहले देखिए, उसके बाद ये चीज़ें डायरेक्टली समझ में आएंगी कि कैसे यहाँ पे नंबर ऑफ हिंज 2 आ गया और लोकेशन ऑफ हिंज को कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेपरेट लेक्चर है उसका, देखिए ठीक है। तो 2 हिंज आया, मतलब 2 हिंज बनाने हैं हमको। अब सवाल ये बनता है कि 2 हिंज बनेंगे कहाँ, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है लेकिन बाहरी हिंज सपोर्ट है। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होने वाला है, तो कितना भी लोड को बढ़ाइएगा तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट MP के बराबर कभी रीच नहीं करेगा, ये हमेशा 0 ही होगा, कभी बढ़ेगा ही नहीं। बच्चा दो पॉइंट, एक तो फिक्स सपोर्ट के पास बनने का चांस है, पॉसिबिलिटी है, एक पॉइंट लोड के नीचे बनने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है। और हिंज भी हमको कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं। इसका मतलब ये दोनों जगह हिंज बनेंगे, ये तो कंफर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या उस हिंज बनने के जो सीक्वेंस होंगे वो भी सेम होगा क्या, मतलब कहने का मतलब दोनों हिंज एक साथ बनेंगे क्या। देखिए 2 हिंज बनाने हैं और 2 पॉसिबिलिटी है, तो ये होता है कि यही दोनों पॉइंट पे दोनों हिंज बनेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि वो हिंज सबसे पहले कहां बनेगा। तो अब हमको मैक्सिमम मोमेंट देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप इसके स्केल पे मत जाइएगा। ये डायग्राम जो है हमारा बेंडिंग मोमेंट, ये स्केल पे नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में अगर वैल्यू से देखा जाए तो ये तो छोटा है, 2.5 WL/16 है, ये बड़ा है, तो इसको मैंने छोटा दिखा रखा है, ये बड़ा दिख गया है। तो ये डायग्राम जो है स्केल पे नहीं है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका वैल्यू को देखिएगा। तो ये 3 WL/16 है, ये 2.5 WL/16 है। इसका मतलब जो हमारा हिंज बनेगा वो जाहिर सी बात है मैक्सिमम मोमेंट, यानी कि सबसे पहले जो हिंज बनेगा वो फिक्स सपोर्ट के पास बनेगा, उसके बाद ही हिंज हमारा सेकंड हिंज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट के पास बनेगा, पॉइंट लोड के नीचे बनेगा, जस्ट पॉइंट लोड के नीचे यहाँ पे। तो हमको हिंज का सीक्वेंस भी पता चल गया कि सबसे पहला हिंज जो होगा वो पॉइंट हिंज के फिक्स सपोर्ट के पास बनेगा, जो दूसरा हिंज बनेगा वो पॉइंट लोड के नीचे बनेगा। तो अब हमको ये क्लियर हो चुका है। अब क्लियर हो चुका है, इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा। अब एक कंफ्यूजन और एक प्रॉब्लम और है जो बच्चे फेस कर सकते हैं, जो पहले से पढ़े होंगे उन्हीं को ये कंफ्यूजन होगा, बाकी बच्चों को ये कंफ्यूजन ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जिनको ये आइडिया है पहले से कि जब हमारा ये लोड बढ़ेगा, देखिए एक्चुअली हम लोग MP पे कैसे रीच कर रहे हैं, पहले तो ये नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट है। MP पे रीच करने के लिए मैंने क्या किया, इस लोड को बढ़ाया थोड़ा सा, तो लोड बढ़ाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट तो हर जगह बढ़ेगा, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी बढ़ा, यहाँ बढ़ के यहाँ आ गया, और यहाँ पे भी बढ़ा तो यहाँ बढ़ के यहाँ आ गया। तो ओवरऑल जो बेंडिंग मोमेंट था वो हमारा कुछ ऐसे बढ़ गया, ऐसे चला गया, और ये ऐसे चला जाएगा। मैंने लोड को और बढ़ाया तो बेंडिंग मोमेंट और बढ़ा, ऐसे बढ़ा। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा होगा वो यहाँ पे जो मैक्सिमम है यहाँ पे भी मैक्सिमम आएगा, मतलब ये जो बढ़ रहा होगा तो ये अपना बढ़ेगा और ये अपना बढ़ेगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पॉइंट हो सकता है शिफ्ट कर जाए, मतलब ये C पॉइंट शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह पे ऐसा, मतलब इससे ज्यादा बन जाए, मतलब ऐसा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा जो है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट लोड के नीचे ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो BMD जब ड्रॉ कीजिएगा तो उससे ये पता चलेगा कि पॉइंट जो आप लोड को बढ़ाइएगा तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो उस तरीके से बनेगा कि हमारा जो हमेशा पिक होगा वो एक तो पिक फिक्स सपोर्ट पे आएगा, दूसरा पिक हमेशा ये पॉइंट लोड के नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब तय है कि जो हमारा हिंज है वो एक तो एकदम पॉइंट लोड यानी कि सेंटर पे बनने वाला है इस बीम के, और दूसरा फिक्स्ड बीम पे बनने वाला है। देखिए ये मैंने पहले ही क्यों बता दिया, क्योंकि जब यूडीएल का केस करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, जब लोड को उसमें बढ़ाएंगे तो जो हमारा ये मैक्सिमम मोमेंट का पॉइंट है ना वो चेंज होगा, वो शिफ्ट होगा। वो जब मैक्सिमम मोमेंट, जब बेंडिंग मोमेंट जब यूडीएल के लिए बनाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट पहले मैक्सिमम यहाँ आएगा, उसके बाद जब लोड को और बढ़ाएंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहीं यहाँ आएगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम वो भी शिफ्ट करेगा। लेकिन इस पॉइंट लोड के केस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये कंफ्यूजन मत रखिएगा यहाँ पे।
तो ये कन्फ्यूजन आपको तभी आएगा जब आपको पहले से कुछ आइडिया हो कि हाँ लोड बढ़ाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम इस पॉइंट लोड के नीचे ही आएगा, दूसरा मैक्सिमम, और जो पहला मैक्सिमम होगा वो हमेशा इस WL के मतलब फिक्स सपोर्ट पे ही आएगा। तो ये ध्यान मत, ये मतलब इस चीज़ से कंफ्यूज मत होगिएगा कि ये पॉइंट कभी शिफ्ट करेगा। तो इसका मैंने पहले ही बता दिया ताकि UDL के केस में जब हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि वहाँ पर आपको समझने में ये अच्छी आसानी हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग को नंबर ऑफ हिंजेस के बारे में पता चल गया, लोकेशन ऑफ हिंजेस के बारे में पता चल गया। अब हम लोग हिंज बनाते हैं, तो एक एक करके हिंज बनाएंगे और एक एक करके सारे रिएक्शंस को फाइंड आउट करेंगे। हमको रिएक्शन से मतलब नहीं है, सॉरी रिएक्शन बोल रहे हैं, कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे। हमको रिएक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन इस मोमेंट से मतलब हो सकता है। इस मोमेंट से जो मैंने यहाँ पे मोमेंट फाइंड किया था, ये मोमेंट निकल के आया था 3WL/16 निकल के आया था। इस मोमेंट से मतलब हो सकता है, कैसे मतलब हो सकता है चलिए देखते हैं। चलिए, क्योंकि यहाँ पे भी आसान कैसे कहने का मतलब दो हिंज बनने वाले हैं और दोनों हिंज का अलग अलग सीक्वेंस है। सबसे पहला हिंज जो बनेगा वो फिक्स सपोर्ट पे बनेगा, दूसरा हिंज पॉइंट लोड के नीचे बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, तो पहला हिंज मान लेते हैं बन गया, तो पहला हिंज वो कितने लोड पे बना ये पता करना है हमको। तो पहला हिंज जो बन रहा होगा मान लेते हैं W1 लोड पे बन रहा है, ऐसा मान लिया जो पहला हिंज बन रहा होगा वो WL लोड पे बना, और पहला हिंज बनने के साथ ही यहाँ पे हिंज बन चुका। अब ध्यान दीजिएगा, एक हिंज बन गया, इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटीमेसी 1 थी, तो एक हिंज बनाने से क्या होगा, ये स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है, इसका प्लास्टिक मैकेनिज्म, यहाँ पे प्लास्टिक फेल्योर नहीं हुआ है अभी। ये एक हिंज और बनाएंगे तब जाके इसका प्लास्टिक फेल्योर होगा, लेकिन अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है वो बाकायदा डिटर्मिनेट है और स्टेबल है। तो यहाँ पे हिंज बनने के बाद भी ये स्ट्रक्चर जो हमारा ये बेंड करेगा, ये सीधा रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं होगा, ये बेंड करेगा एक स्टेबल स्ट्रक्चर की तरह, जैसे हम लोग इलास्टिक थ्योरी में पढ़ते थे, प्लास्टिक नहीं इलास्टिक थ्योरी में पढ़ते थे। तो जैसे कि तो यहाँ पे हिंज बन चुका है। अब हिंज बनने के बाद क्योंकि अब यहाँ पे हिंज बना, तो यहाँ पे हिंज बना, इसका मतलब यहाँ का मोमेंट जो होगा वो MP पे रीच कर चुका होगा। तो यहाँ का मोमेंट जो था पहले वो MA था, लेकिन यहाँ पे हिंज बनने के बाद ये मोमेंट किस पे पहुंच चुका है, प्लास्टिक मोमेंट पे पहुंच चुका होगा। इसका मतलब जो यहाँ का मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगा। तो पहले सिंपली जब हम लोग लोड ऐसे लिमिट में था, जब यहाँ पे हिंज बना ही बना था, तो इसको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आईडी बोलते थे। तो जब यहाँ पे उस पार्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ पे हिंज बन गया, हिंज बनने का मतलब अब ये बेंडिंग सिंपल बेंडिंग मोमेंट नहीं रह जाएगा, अब ये बेंडिंग मोमेंट MP के बराबर हो जाएगा। अब ये बेंडिंग मोमेंट जो कि कितना निकल के आया था हमारा 3W, क्योंकि W लोड पे तो वो सिंपल बेंडिंग मोमेंट था, लेकिन W1 लगाने के बाद ये बेंडिंग मोमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लास्टिक मोमेंट में, क्योंकि यहाँ पे हिंज बनने का मतलब यहाँ पे प्लास्टिक मोमेंट रीच कर चुका होगा। यहाँ पे हिंज बनने का मतलब प्लास्टिक मोमेंट रीच कर चुका होगा। तो यहाँ पे हिंज बन गया इसलिए प्लास्टिक मोमेंट रीच कर चुका है, इसलिए अब ये बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कहलाएगा। तो अब ये बेंडिंग मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट कहलाएगा, लेकिन कौन से लोड पे, W लोड पे नहीं, W लोड पे तो वो सिंपल था, W1 लोड पे कहलाएगा प्लास्टिक मोमेंट 16। तो यहाँ से इस रिलेशन से ऐसा लोड निकाल सकते हैं जिस लोड पे पहले हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, यहाँ से देख लीजिए। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा W1 के लिए, तो W1 इक्वल टू आ जाएगा 16 MP/3L। तो ये ऐसा लोड है, देखिए इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको रिएक्शंस और बेंडिंग मोमेंट याद हैं तो ये आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहला हिंज जब बनेगा तो पहला हिंज कितने लोड पे बनेगा। तो पहला हिंज हमारा इस लोड पे बनेगा जब हमारा लोड 16 MP/3L के बराबर हो जाए। तो ये याद करने वाला चीज़ नहीं है, इसको याद मत कीजिएगा, ये आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक हिंज का देख चुके हैं, अब हम लोग दूसरा हिंज बनाएंगे और इसको प्लास्टिक मैकेनिज्म में करवाएंगे और हम लोग वैसा लोड निकालेंगे जिस लोड पे इस बीम का कोलैप्स हो जाए। कहने का मतलब हम अब कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे। तो कोलैप्स लोड वैसा लोड होता है जिस मिनिमम लोड पे किसी भी बीम का कोलैप्स हो रहा हो। तो हम लोग प्लास्टिक मूवमेंट देख चुके हैं, वैसा लोड देख चुके हैं जिस लोड पे पहले हिंज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोग वैसा लोड देखेंगे जिस पे जस्ट दूसरे हिंज का भी फॉर्मेशन हो रहा हो। अब हमको इसके एमपी से भी मतलब नहीं है, इंटरनल मोमेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल कोई मोमेंट से मतलब नहीं है। हमको एमपी पता है कि कोलैप्स लोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए इंटरनल फोर्स इक्वल टू इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क करना होता है। तो अब हम लोग दोनों जगह पे हिंज बनाएंगे, यहाँ भी हिंज बनाएंगे और यहाँ भी हिंज बनाएंगे। हिंज बनाने के साथ साथ दो हिंज क्योंकि बन चुके हैं और दो ही हिंज बनने थे, इसका मतलब अब ये बीम प्लास्टिक मैकेनिज्म में इंटर करेगा, प्लास्टिक फेल करेगा। प्लास्टिक फेल करने का मतलब अब इस बॉडी का उसमें ये बेंडिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब इस बीम का सीधा रिजिड बॉडी रोटेशन देखने को मिलेगा और ये रोटेट करके ये बीम हमारा कुछ यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको एक्यूरेटली नहीं बनाया क्योंकि ये बीम जब ये रोटेट करेगा ना, हल्का सा जब टिल्ट करेगा तो ये सपोर्ट इधर, क्योंकि रोलर सपोर्टर इधर आएगा, तो इसको मैंने हल्का सा निगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये जो थीटा रोटेशन निकल के आता है बहुत कम, इसलिए जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत कम होगा, मैंने उसको नहीं दिखा रखा है। तो ये जो रोटेशन हुआ ये थीटा का इस साइड में हुआ क्योंकि बीम ऐसे होता जब ये लोड वैसा लग रहा था, ये कोलैप्स नहीं। तो ये अब इसको W1 नहीं बोलेंगे क्योंकि W1 वैसा लोड था जिस लोड पे हमारे बीम का क्या हो रहा था,
पहला हिंज बन रहा था, लेकिन अब हम लोग लोड को और बढ़ा रहे हैं, लोड को और बढ़ाते बढ़ाते ऐसी जगह पे ले गए मतलब वो कोलैप्स लोड के बराबर पहुंच चुका है, क्योंकि डब्ल्यू यू के बराबर पहुंच चुका होगा और उसके अंदर दोनों हिंज बन चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है या थीटा का रोटेशन हो रहा है और डायरेक्शन इसका ऐसे है, क्योंकि बीम ऐसे होता जब ये कोलैप्स नहीं किया होता। तो कोलैप्स करने के बाद बीम हमारा ऐसे करके मतलब ऐसे करके रोटेट हो गया रिजिड बॉडी की तरह, तो यहाँ पे थीटा का रोटेशन ऐसे देखने को मिला, इसलिए एमपी का डायरेक्शन इसमें यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि एमपी, ध्यान दी बात, एमपी क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट तो होता है, बेंडिंग मोमेंट ही तो होता है जो बेंडिंग मोमेंट एमपी पे रीच कर जाए। तो पहले बेंडिंग मोमेंट का डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉक था, अभी भी तो वो वही बेंडिंग मोमेंट तो मोमेंट के बराबर हुआ होगा प्लास्टिक मोमेंट के। तो और हमारा अभी जो प्लास्टिक मोमेंट है वो यही है, और ये जो प्लास्टिक मोमेंट आता है वो थीटा के अपोजिट आएगा, क्योंकि थीटा को हमेशा रेजिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट और उसके अपोजिट होगा हमेशा। उसी तरह यहाँ भी हिंज का फॉर्मेशन हुआ है प्लास्टिक हिंज का, इसका मतलब यहाँ पे भी हमको थीटा निकालना पड़ेगा, रोटेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ जब थीटा निकालेंगे तो ऐसा थीटा आएगा, और इस पॉइंट पे क्योंकि हिंज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पहले से ही हिंज था, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हिंज। मतलब ये हिंज क्या बोलते हैं, ये हिंज सपोर्ट के अंदर हिंज है, इसका मतलब ये हिंज मैंने फॉर्म नहीं किया है, ये स्ट्रक्चर में लोड बढ़ाने के बाद नहीं हुआ, ये ऑलरेडी पहले से हिंज था, इसलिए झुक गया बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो ये स्ट्रक्चरल हिंज था, इसलिए बिना किसी रेजिस्टेंस के यहाँ पे एमपी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हिंज था, मैंने पहले ही से होल या फिर हिंज प्रोवाइड करके रखा स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ही लोड लगाएंगे ये दो हिंज बनेंगे, और ये हिंज पहले से था, ये जिसको झुका देगा और इसको कोई फर्दर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा ये झुकने में। तो यहाँ पे थीटा उटा नहीं होगा, ना ही यहाँ पे एमपी होगा। तो हम लोग अब इसके कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम लोग एक्सटर्नल वर्क इक्वल टू इंटरनल वर्क करते हैं। जहां पे दो डायरेक्शन में थीटा देखने को मिले ना दोनों मेंबर का, जहां पे दोनों मेंबर का थीटा देखने को मिले उसको वन मेंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको एक्सटेंड करके अगर ये मेंबर सिंगल होता तो ये मेंबर बिना, जब ये लोड नहीं कोलैप्स लोड पे नहीं रीच किया होता, जब कोलैप्स नहीं किया होता तो ये मेंबर स्ट्रेट होता, लेकिन इस कोलैप्स लोड पे रीच करने के बाद ये मेंबर क्या हुआ, टू थीटा से डिफ्लेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट कर गया। कितना डिफ्लेक्ट किया, तो ये डिफ्लेक्शन आप निकाल सकते हैं। ये थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये थीटा के बराबर ये थीटा हो जाएगा, और ये दोनों का समेशन करने के बाद जो फाइनली डिफ्लेक्शन निकल जाएगा ओवरऑल इस मेंबर का, ये टू थीटा निकल के आएगा। अब हम लोग को इंटरनल वर्क एक्सटर्नल वर्क को करने में, एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क को बराबर करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारी सहूलियत वाली चीज़ें आ गई, साफ दिखाई दे रहा है। टू थीटा हम लोग सिंगल टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। अब उसके लिए हमको एक्सटर्नल वर्क के लिए ये लोड कितना डिस्प्लेस हुआ, इस पॉइंट, ये लोड इस पॉइंट को कितना डिस्प्लेस कराया वो निकालना पड़ेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ जाएगा, हम लोग देख चुके हैं साहब, ये L/2 है थीटा, ये L/2 है थीटा, यहाँ पे भी थीटा, क्योंकि ये दोनों बराबर है इसलिए ये भी थीटा निकल के आएगा। तो दोनों से निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल से सेम निकल के आएगा, इसलिए इसको साफ लिख देते हैं L/2 इंटू थीटा। तो ये क्योंकि ये थीटा बहुत स्मॉल है इसलिए L/2 इंटू थीटा, इसको आर्क मान सकते हैं छोटा सा सर्कल का, और इसको L/2 इंटू थीटा लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा से भी लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सटर्नल वर्क को इंटरनल वर्क के बराबर का एक्सटर्नल वर्क कौन करेगा, जो हमने एक्सटर्नली अप्लाई किया है लोड। तो मैंने WU को अप्लाई किया था, तो WU इंटू उस WU को लगाने के बाद इस पॉइंट C का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब L/2 इंटू थीटा ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और उसी तरह इंटरनल वर्क कौन करेगा, जहाँ भी एमपी आ रहा होगा तो एमपी कहाँ आ रहा होगा, जहाँ पे प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे एमपी आएगा, और यहाँ पे हुआ है तो यहाँ एमपी आएगा। तो ये एमपी कितना काम कर रहा होगा, ये एमपी कितने को रजिस्ट कर रहा है, ये एमपी इस थीटा को रजिस्ट कर रहा है, तो ये एमपी इस थीटा को रजिस्ट कर रहा है, तो ये थीटा आएगा यहाँ पे। ये एमपी कितने को रजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो एमपी आया ये एमपी टू थीटा को रजिस्ट कर रहा है, टू थीटा रोटेशन को रजिस्ट कर रहा होगा, तो इसलिए इस एमपी के जगह पे टू थीटा आएगा। और जब इसको फाइनली फाइंड आउट कीजिएगा तो ये जो निकल के आएगा WU इक्वल टू निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 6 MP/L निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल कोलैप्स लोड हो गया, जिसपे ये बीम हमारा जो है उसमें दोनों हिंज बन जाएंगे और फाइनली ये बीम हमारा कोलैप्स कर जाएगा। तो ये ऐसा लोड है जिसपे हमारा बीम कोलैप्स करेगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो लोड होगा जायज़ सी बात है उस लोड से जिसपे एक हिंज बन रहा था उससे ज़्यादा निकल के आएगा। कैसे देख लेते हैं, एक बार कंपेरिजन कर लेते हैं। वो हमारा पहला लोड किस पे कितना आया था, जिस लोड पे पहले हिंज का फॉर्मेशन हो रहा था, एक हिंज का फॉर्मेशन हो रहा था, वो निकल के आया था शायद, वो निकल के आया था 16 MP/3L निकल के आया था। तो जब इसको इसके फॉर्म में कीजिएगा कंपैरिजन के लिए, जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे L होना पड़ेगा, इस 3 को 16 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये निकल के आएगा 5.33 MP/L। तो जैसी बात है ये लोड कम है और ये लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये लोड कम है, मतलब 5.33 MP/L पे ही पहला हिंज बन जाएगा। उसके बाद जस्ट अ लिटिल बिट हमको लोड बढ़ाना पड़ेगा WU के बराबर, मतलब कि ये हल्का सा लोड, मतलब कि 6 MP/L पे हल्का सा लोड बढ़ा के हमको रीच करना पड़ेगा, तब जाके दूसरे हिंज का फॉर्मेशन होगा। ये हल्का सा डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा मोमेंट था ना मैक्सिमम मोमेंट, यहाँ पे मोमेंट था 3WL/16 था और यहाँ पे जो मोमेंट था 2.5WL/16 था, बहुत कम डिफरेंस था। उस कम डिफरेंस की वजह से जो हमारा लोड का डिफरेंस आया वो भी बहुत कम आया, कि जस्ट यहाँ पे MP पहुंच
पहुंचा उसके तुरंत बाद हल्का सा टाइम के बाद तुरंत हल्का सा लोड बढ़ाइएगा, यहाँ पे भी एमपी रीच कर जाएगा। तो ये हमारा मेन था, ये हमारा मेन कंसेप्ट था प्रॉप्ड कैंटिलीवर का। अब हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर के जो यूडियल का केस है वो देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा केस है। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का जो यूडियल का केस है वो बहुत हार्ड केस है और बहुत अच्छा केस है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। तो मैंने सेंट्रल पॉइंट लोड के केस को जो यहाँ पे प्रॉप्ड कैंटिलीवर ने बताया है, ये इसको इसलिए अच्छे से तरीके से बताया है, इसमें हर चीज बता दिया है मैंने, ताकि उससे जो यूडियल केस होगा प्रॉपर्टी कैंटिलीवर का वो थोड़ा सा आसान बन जाए हम लोग को करने के लिए। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि इतने ही अच्छे तरीके से और इतने डेप्थ वे में स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ पाएं। थैंक यू सो मच।